गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं शिवम आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेट्स क्रैक एग्जाम। तो बच्चों, जैसे कि हम आपको पता ही है कि अपना एसएससी जीडी का केसरी बैच लेकर आए हैं और उसमें हमने देखा, अपना पहली वीडियो को देखा ज्योग्राफी को लेकर, जिसमें हमने ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन को लेकर बात की, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ हमने देखा था यहाँ पे कि मैंने बताया आपको कि जब हम इसका अध्ययन की दृष्टि से विभाजन करेंगे ज्योग्राफी का, तो हमने 3 भागों में इसको बांटा था, जिसमें पहले क्या था विश्व का भूगोल, सेकंड क्या आया था भारत का भूगोल, ठीक है, और इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या था यहाँ से प्रादेशिक भूगोल, ठीक है। तो मैं अपनी जो शुरुआत करने वाला हूँ यहाँ से, मैं अपनी शुरुआत करने वाला हूँ भारत की ज्योग्राफी से, भारत के भूगोल से, ठीक है। और जब भारत के भूगोल को लेकर हमने शुरुआत की थी, तो हमने देखा था यहाँ पे चीजों को कि हमने भारत के भूगोल में कौन से टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया था आप लोगों के। और जिस बच्चे को ये चीजें क्लियर ना हुई है, तो अभी क्या करेंगे, वो मेरी पहले वाली वीडियो में जाएंगे और पहली वीडियो में जाके एक बार देख लेंगे कि कौन से टॉपिक हमने ज्योग्राफी में इंडेक्स के रूप में पढ़ने हैं, ठीक है। हो गया इतना क्लियर, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी नई वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ यहाँ पे, और जो आज का टॉपिक होगा वो क्या होगा, भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय। और बच्चे, जब हम भारत के सामान्य परिचय की बात करते हैं, जब हम भारत के सामान्य परिचय की बात करेंगे, तो हमने इसके अंदर कुछ इसके सब टॉपिक को क्लियर करना पड़ेगा। जैसे पहला हमें पता होना चाहिए नाम को लेकर हम बात करेंगे कि क्या नाम है, भारत नाम कैसे पड़ा, इंडिया कहां से आया, ठीक है। उसके बाद भारत के अन्य क्या किस किस नामों से जाना गया भारत को, उन सब चीजों को लेकर हम बात करेंगे। इसके बाद सेकंड क्या होगा इसके अंदर हमारा, अवस्थिति। अवस्थिति का मतलब है कि इसकी लोकेशन क्या है, भारत की लोकेशन क्या है। क्योंकि एग्जाम में, जैसे लास्ट टाइम हमने एग्जाम में देखा, तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि भारत कितने अक्षांश से कितने अक्षांश तक बसा हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीजें अवस्थिति में क्लियर करेंगे। इसके बाद दूसरा टॉपिक क्या है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो कौन सा टॉपिक होगा, अवस्थिति के बाद क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब भारत का क्षेत्रफल क्या है एवं जनसंख्या, क्षेत्रफल एवं जनसंख्या, ठीक है। इसको लेके भी हमारा क्वेश्चन बनेगा कि भारत कितने क्षेत्रफल में बसा हुआ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा, नेक्स्ट टॉपिक की मैं बात करूंगा तो यहां पे भारत का अक्षांशीय, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार। और बच्चों, ये क्लास आपकी बहुत ही खास होने वाली है। आने वाले कोई भी अगर एग्जाम आपका आएगा, तो उस एग्जाम के पर्पज से बहुत ही खास होने वाली है। तो प्लीज इस क्लास को इग्नोर ना करें, ठीक है। मैक्सिमम कंटेंट आपको दिया जाएगा। मैंने जो वादा किया, वादा अंतिम समय तक निभाऊंगा, ठीक है। ये नहीं कि भाग जाऊंगा, 2 वीडियो बनाऊंगा, 1 वीडियो बनाऊंगा, भाग जाऊंगा। भागने वाला मैं से नहीं हूं। मैं एक बार फिर आप लोगों को बोल दे रहा हूं यहां से कि जो भी तुमसे वादा किया है, उस वादे को मैं पूरा करूंगा। लेकिन तुम्हें भी अपना वादा पूरा करना है कि मेरी वीडियो को मैक्सिमम संख्या में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहे साथ साथ, ठीक है। चले, तो क्या हुआ, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार कितना है भारत का, ठीक है। इसके बाद अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार के बाद नेक्स्ट हम पहुंचेंगे यहां पे भारत की सीमा, भारत की सीमा। इसके बाद नेक्स्ट है भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश एवं विवाद, ठीक है। अक्सर विवाद को लेकर आपका क्वेश्चन बनेगा, जैसे पूछेगा तीसरा नदी जल विवाद किस किस के मध्य है, ठीक है। सिंधु जल विवाद किस किस के मध्य है, ठीक है। तो इन सब चीजों को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक बार इंडेक्स के रूप में इसको या तो आप नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये टॉपिक हमें पढ़ने हैं किसमें, भारत का सामान्य परिचय में। जैसे एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूं, नाम, उसके बाद अवस्थिति, क्षेत्रफल और जनसंख्या, अक्षांशीय देशांतर विस्तार, इसके बाद भारत की सीमा क्या है, पड़ोसी के यहाँ पे क्या है, एक सेकंड, इसको ये रॉन्ग हो गया थोड़ा सा, पड़ोसी देशों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ संबंध, क्या है, या हम कह सकते हैं इसको विवाद, या विवाद, डिस्प्यूट क्या है,
तो डिस्प्यूट को लेकर बात करेंगे और क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा। ठीक है, चले तो हो गया होगा आप लोगों के क्लियर। इसके बाद हम चलते हैं, पहले यहां से भारत के नाम को लेकर बात करते हैं। भारत के नाम को बच्चे जब हम लेकर बात करेंगे भारत के नाम, तो यहाँ पे नाम को हमें दो भागों में विभाजित करके देखना होगा। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, एक तो होता है ऑफिशियल, ठीक है, जिसका ऑफिशियल नाम क्या है, संविधान में भारत का क्या नाम है, ठीक है, और इसके बाद दूसरा होता है अनऑफिशियल, या इसको हम कह सकते हैं औपचारिक, औपचारिक या ऑफिशियल, इसके बाद अनौपचारिक। ठीक है, औपचारिक, दूसरा क्या है अनौपचारिक, इसको लेकर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, हो गया। तो जब औपचारिक को लेकर हम बात करें या ऑफिशियल नाम को लेकर हम बात करें, तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा भारत के संविधान पर। भारत के संविधान का जब हम आर्टिकल 1 को लेकर बात करते हैं, संविधान के जब आर्टिकल 1 को लेकर हम बात करते हैं, तो संविधान का आर्टिकल 1 क्या डिफाइन करता है, इसमें लिखा हुआ कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात क्या कह सकते हैं कि इंडिया अर्थात भारत, अर्थात भारत। ठीक है, क्या बोला गया यहां पर, दो नाम बताए गए, एक बताया गया इंडिया, दूसरा क्या बताया गया भारत। तो यही बताया गया भारतीय संविधान में कि इंडिया अर्थात भारत क्या होगा, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, या हम कह सकते हैं इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, तो जब हम बात करें यहां से, यदि क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बनता है कि भारतीय संविधान में यह भारत का औपचारिक नाम क्या है, तो यहां पे दो नामों को सुझाया गया है, एक है इंडिया और दूसरा नाम क्या है यहां पे भारत। ठीक है, कहां से आया निकल के, ये कहां से आया, तो पहले मैं बात कर लूं भारत नाम की, भारत कहां से निकल के आया। तो जब मैं भारत की बात करूंगा, तो यहां से दुष्यंत पुत्र भरत का नाम सबको पता ही होगा। ठीक है, राजा दुष्यंत के पुत्र भरत थे, और भरत के नाम पर ही किसके पुत्र, राजा दुष्यंत, राजा दुष्यंत, और राजा दुष्यंत के पुत्र का नाम क्या था, भरत। दुष्यंत के पुत्र का नाम क्या था, भरत, और भरत के नाम पर ही नाम क्या पड़ गया, भारत। तो इतना तो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, चलिए, लेकिन जब इंडिया की मैं बात करूं, तो इंडिया को हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहां से जब हम भारत के ये वाले पार्ट की बात करूंगा, यहां पे यहां से ये वाला पार्ट जो है, ये भारत का नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट, तो यहां से एक रिवर जा रही है होके, जिसका नाम है सिंधु नदी। कौन सी नदी है ये, सिंधु नदी। ठीक है, यहां से इसका उद्गम होगा इधर से तिब्बत के साइड से, तो ये नदी कौन सी, सिंधु। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या हुआ, इसको यूनानियों के द्वारा इस सिंधु नदी को क्या बोला गया, इंडस, क्या बोला गया, जबकि आज भी इसको इंडस ही बोला जाता है। यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, इंडस, इंडस बोला गया, और इस इंडस के नाम पर ही, ठीक है, इसका नाम क्या पड़ गया, इंडिया। ठीक है, तो इंडिया नाम किसके नाम पे पड़ा, सिंधु नदी, क्योंकि जो यूनानी थे वो क्या बोलते हैं इसको, इंडस नदी, और नाम क्या हो गया, इंडिया। ठीक है, तो हमने देखा पहले औपचारिक क्या है, तो इंडिया है, दूसरा क्या है, भारत। भारत से कहां से आया, भारत जन से आया, जिसमें राजा दुष्यंत के पुत्र का नाम भरत था। और दूसरा इंडिया कहां से आया, तो इंडिया कहां से, सिंधु, सिंधु नदी को क्या बोलते थे, यहां से यूनानी इंडस बोलते थे, और इंडस के आधार पर ही इसका नाम क्या पड़ गया, इंडिया। तो इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चले, अब इसके बाद हम बात करते हैं भारत की, अगर यहाँ पे अनौपचारिक नाम क्या है, अनौपचारिक नाम क्या है, तो इसको लेकर हम बात कर ले एक बार। अनौपचारिक, औपचारिक को देख लिया, इसके बाद अनौपचारिक क्या है, अनौपचारिक या अनऑफिशियल नाम क्या है। ठीक है, तो जब अनऑफिशियल नाम की मैं बात करूं, तो यहां पे भारत को भिन्न भिन्न नामों से जाना गया। जैसे सभी को पता है, पहले भारत को क्या बोला जाता है, आर्यव्रत। आर्यव्रत नाम क्यों पड़ा, तो इसको भी देखेंगे हम। ठीक है, दूसरा भारत को बोला जाता है यहां से भारतवर्ष, भारतवर्ष, भारतवर्ष नाम कहां से आया। इसके बाद भारत को जम्बूद्वीप के नाम से भी बोलते हैं, जम्बूद्वीप। ठीक है, जम्बूद्वीप नाम कहां से आया। इसके बाद नेक्स्ट भारत को हिंदुस्तान भी बोला जा रहा है, हिंदुस्तान नाम कहां से आया। और इसके बाद नेक्स्ट हिंदुस्तान के बाद जब मैं बात करूं, तो भारत को एक और नाम से जाना जाएगा, जिसका नाम है तिएनचू, तिएनचू।
चू के नाम से भारत को जाना जाएगा। और ये क्वेश्चन आ चुका है, अपने पास से कोई नहीं बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन आ चुका है यूपी पीसीएस में। लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था कि चीनवासी भारत को किस नाम से जानते थे प्राचीन काल में। तो ये जो नाम दिया गया है मोस्टली किसके द्वारा दिया गया है? चीन के द्वारा। चीन वासियों के द्वारा जब भारत में चीन वासियों का आगमन हुआ तो वो भारत को किस नाम से जानते? तिएनचू के नाम से। तो इतना तो पॉइंट आप लोगों के क्लियर हो गया होगा। आगे चलें, ठीक है। अब देख लें एक एक नाम को लेकर हम बात कर लें कि आर्यव्रत किसके द्वारा दिया गया, भारतवर्ष किसके द्वारा दिया गया। तो ये जो आर्यव्रत और दूसरा भारतवर्ष नाम है, ठीक है, ये दोनों किसकी देन है? यहां से वेदों से लिया गया है ये, या मैं कह सकता हूं इनकी देन किसकी देन है? ये आर्यों की देन है। किसकी देन है? आर्य। ठीक है। जब हम हड़प्पा सभ्यता के बाद, अगर मैं बात करूं एंसेंट इंडिया की, तो एंसेंट इंडिया में जब हम हड़प्पा सभ्यता के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं वो तो क्या है? वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन है। और बच्चे जब वैदिक सिविलाइजेशन की बात करेंगे तो वैदिक सिविलाइजेशन में हमें क्या दिखाई देंगे? आर्य दिखाई देंगे। और आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया से। तो मध्य एशिया से आने के बाद आर्यों के द्वारा ही इसको क्या नाम दिया गया? भारत को आर्यवर्त। दूसरा क्या था? भारतवर्ष। तो दोनों नाम किसके द्वारा सुझाए गए हैं? आर्यों के द्वारा। हम कह सकते हैं वेदों में जो भारत का नाम है वो क्या है? आर्यवर्त है। दूसरा क्या है? भारतवर्ष। तो क्लियर है पॉइंट इतना? चले अब इसके बाद नेक्स्ट है यहां पर जम्बूद्वीप। नेक्स्ट क्या है? जम्बूद्वीप। अब जम्बूद्वीप किसके द्वारा बताया गया नाम है ये? ठीक है। तो यदि मैं बात करूं, जैसे वर्तमान में बात करूं मैं ज्योग्राफी के अंदर महाद्वीपों की, कॉन्टिनेंट की मैं बात करूं, कितने महाद्वीप है? 7। ठीक है। लेकिन जब मैं पुराणों में बात करूंगा, पुराणों में जब मैं पुराणों में बात करूंगा तो पुराणों के अंदर भी कितने महाद्वीप बताए गए? 7। ठीक है। और उन 7 महाद्वीपों के अलग अलग नाम सुझाए गए थे। तो कौन से नाम थे? तो एक बार इधर देख लीजिए आप। जैसे मैं बात करूं यहां पर नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की बात करूं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पे। नॉर्थ अमेरिका की मैं बात करूं तो इसको क्या नाम दिया गया? पुष्कर द्वीप। क्या दिया गया? पुष्कर द्वीप। तो ये भी आपको जान लेना बनता है कि पुराणों में, मत्स्य पुराण, खासकर मैं मत्स्य पुराण की बात करूंगा तो जम्बूद्वीप को नाम किसका है? पुराणों में मिला। और ऐसे ही 7 द्वीप बताए गए थे। 7 में से जो नॉर्थ अमेरिका था उसको क्या नाम दिया गया था? पुष्कर द्वीप। कौन सा द्वीप था बच्चों? पुष्कर द्वीप। इसके बाद जब मैं बात करूं यहां पे साउथ अमेरिका की, साउथ अमेरिका की मैं बात करूं तो यहां पे इसका नाम क्या था? प्लक्षद्वीप। कौन सा द्वीप है? प्लक्षद्वीप। ठीक है। एक बार मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दूं यहां से। प्लक्षद्वीप हो गया। प्लक्षद्वीप किसका नाम था? ये नॉर्थ अमेरिका का। ठीक है। इसके बाद जब मैं बात करूंगा यहां पे यूरोप की, जब मैं यूरोप की बात करूं तो यूरोप को क्या बोला गया? शाकद्वीप। यूरोप को क्या बोला गया? शाकद्वीप बोला गया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है इसी प्रकार से, या मैं कह सकता हूं इसी प्रकार से भारत का नाम उस टाइम क्या था? जम्बूद्वीप। तो ये इतना हमें क्लियर हो चुका है कि यहां पे जम्बूद्वीप किससे लिया गया नाम है? पुराणों से। ठीक है। इसके बाद हिंदुस्तान किसने बोला? तो ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान बोला। और मैंने बता दिया तिएनचू किसके द्वारा बोला गया? तो चीन वासियों के द्वारा भारत को क्या बोला गया? तिएनचू। तो इतना शायद आप लोगों के क्लियर हो गया होगा। ठीक है। चलिए आगे। अगर किसी बच्चे को डाउट है कोई तो वीडियो को रिवर्स करके देख ले और उसमें आपके जो भी कोई डाउट होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। और बाकी इससे भी अगर कोई डाउट हो, क्लियर ना हो पाए चीजें, तो कॉमेंट सेक्शन में आप चीजों को बता सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे चले। नेक्स्ट तो देखा हमने कि भारत का नाम क्या है। तो पहले औपचारिक नाम देखे, इसके बाद अनौपचारिक नाम को हमने देखा। ठीक है। औपचारिक में 2 चीजें निकल के आई थी और अनौपचारिक में भिन्न भिन्न नामों से भारत को जाना गया। ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के सामान्य परिस्थिति में भारत की अवस्थिति को लेकर बात करते हैं। अवस्थिति, और अवस्थिति का मतलब क्या है? भारत की लोकेशन। भारत की लोकेशन क्या है? लोकेशन का मतलब भारत कहां पे है, भारत कहां पर स्थित है। तो सबसे पहले मैं यहां से देखेंगे चीजें को। यहां पर भारत की मैं बात करूं तो भारत क्या है? कहां पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, या इसको हम कह सकते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। तो भारत कहां पे स्थित है? ये तो हमें पता चल गया कि विश्व में जो भारत स्थित है वो कहां पे है? नॉर्थ, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और उत्तरी गोलार्ध में भी कहां पर स्थित है? ये उत्तरी गोलार्ध में भी कहां पर स्थित है? तो ये किस में स्थित है? एशिया में। कहां पर स्थित है?
एशिया में स्थित है। और एशिया में कहां पर स्थित है? तो एशिया में कहां स्थित है? ये दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया में स्थित है। ठीक है, और दक्षिण एशिया में भी कहां पर स्थित है? इसको किस नाम से और जाना गया? यहां कहां पर? तो दक्षिणी कौन से उपमहाद्वीप में है ये? इसको क्या बोला जाता है? उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप। और उपमहाद्वीप का मतलब क्या होता है? सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, लेकिन बच्चों एक चीज हम साथ ही साथ समझ ले यहां पे कि ये जो शब्द आया उपमहाद्वीप, ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में भारतीय मानसून, तो ये भारतीय मानसून शब्द किस किस के लिए बना है? ठीक है, और दूसरा ये हम जान लें कि जो उपमहाद्वीप है, क्या इसके अंदर केवल भारत को लेकर बात की जाएगी या इसके साथ साथ किसी अन्य कंट्री को लेकर भी बात की गई है? ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं। ठीक है, तो जब भारतीय उपमहाद्वीप में मैं देश की बात करूंगा तो यहां पे कौन से देश शामिल हैं? तो पहला हो गया आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद नेक्स्ट हो गया आपका भूटान, भूटान के बाद नेक्स्ट हो गया नेपाल, नेपाल के बाद आपका हो गया बांग्लादेश, बांग्लादेश, और बांग्लादेश के साथ साथ भारत भी अपना कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है भारत? उपमहाद्वीप। इन तीन सबको मिलकर बनता है क्या? आपका उपमहाद्वीप। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपका? चले, ठीक है, तो बच्चों इस चीज को भी आपको क्लियर होगा कि उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहां पर है? एशिया महाद्वीप में है। और एशिया महाद्वीप में कौन सी? दक्षिण एशिया। और दक्षिण एशिया में किस नाम से जाना जाता है? उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। उपमहाद्वीप में कितने देश शामिल हैं? तो भारत कोई अकेला उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है, भारत उपमहाद्वीप नहीं है, इसमें क्या है? 5 कंट्री शामिल है। पहला पाकिस्तान हो गया, भूटान हो गया, भूटान के साथ नेपाल हो गया, नेपाल के साथ बांग्लादेश है, और बांग्लादेश के बाद भारत। इन 5 देशों को किस नाम से जाना जाता है? सब कॉन्टिनेंट या भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से। ठीक है, क्लियर है इतना पॉइंट? चले आगे, इसके बाद नेक्स्ट तो देखा हमने भारत की अवस्थिति को लेकर भी बात कर ली। इसके बाद हम बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल को लेकर। भारत का क्षेत्रफल, ठीक है, एवं जनसंख्या। भारत का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपके काम का बनेगा। ठीक है, तो जब भारत के क्षेत्रफल को लेकर हम बात करें तो हमको पता है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, सबको पता है कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं प्रतिशत के हिसाब से तो ये विश्व के क्षेत्रफल का, विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? ठीक है, तो ये विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। कितना है बच्चों? 2.4%। ठीक है, तो बड़ी समस्या वाली बात है भाई। ठीक है, तो अभी अब कुछ बच्चों के दिमाग में चलेगा सर इस तो इससे क्या प्रॉब्लम है? अगर इतना क्षेत्रफल में रह रहा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि इस छोटे से क्षेत्रफल में अगर मैं बात करूं तो विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 17%। कितनी? 17%। ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो कितने प्रतिशत है? 17% जनसंख्या। तो एक बहुत ही दुख की कहानी है। ठीक है, और इन चीजों को अभी नहीं समझ पाएंगे हम। ये चीजें हम कब समझेंगे? जब इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ाऊंगा और बताऊंगा कि इससे क्या हानि हमको है। ठीक है, हो गया। और ये किसके अकॉर्डिंग है? 2011 की जनगणना के अनुसार। किसके अनुसार है ये? 2011 की जनगणना के अनुसार। यदि कोई क्वेश्चन पूछे कि भारत विश्व का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल घेरे हुए है तो 2.4 है, और कितनी जनसंख्या निवास करती है? यहाँ पे लिख दो मैं, यहाँ पे जनसंख्या। तो जनसंख्या कितनी निवास करती है विश्व की? 17% जनसंख्या। ठीक है, और किसके अकॉर्डिंग है? 2011 की जनगणना के अनुसार। इतना चीजें क्लियर हो गया आपको? तो हमने क्षेत्रफल को भी देख लिया,
ठीक है। और दूसरा हमने किसको देख लिया, जनसंख्या, यहाँ पे क्षेत्रफल हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जनसंख्या की, ठीक है। तो जनसंख्या की जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पे भारत में पहले देखेंगे यहाँ पे जनसंख्या की स्थिति क्या है, ठीक है, मतलब भारत की स्थिति क्या है विश्व में जनसंख्या के मामले में, ठीक है। तो पहले, इससे पहले एक बार थोड़ा सा देख लें क्षेत्रफल के अनुसार भारत की स्थिति क्या है, ठीक है। तो जब क्षेत्रफल के अनुसार भारत की स्थिति की बात करेंगे तो भारत विश्व में 7वें नंबर पर है। क्षेत्रफल के मामले कौन से नंबर पर है, 7वें नंबर पर, ठीक है। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि पहले नंबर पर फिर कौन है, ठीक है। तो पहले नंबर पर किसका क्षेत्रफल आएगा, रूस का। पहले नंबर पर किसका क्षेत्रफल है, रूस। इसके बाद नेक्स्ट नंबर किसका है, कनाडा का है। कनाडा के बाद किसका है, यूएसए। यूएसए के बाद किसका है, चीन का है। चीन के बाद किसका है, ब्राजील। और ब्राजील के बाद किसका है, ऑस्ट्रेलिया। ब्राजील के बाद किसका है, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद नेक्स्ट नंबर किसका आता है, भारत का। नेक्स्ट नंबर किसका आ रहा है, भारत का। तो ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। क्या पूछेगा तुमसे कि बताओ, क्या 4 देशों के नाम दे देगा और फिर पूछेगा इसको क्षेत्रफल के अनुसार एक सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। समझ में आ गया। तो पहले क्या है, रूस है। रूस के बाद कनाडा, कनाडा के बाद यूएसए, यूएसए के बाद आपका चीन, चीन के बाद क्या हो गया, ब्राजील। और ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद नेक्स्ट नंबर किसका आ रहा है, भारत का। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भारत का विश्व में नाम स्थान है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, ओके, कौन सा स्थान है, 7वां, ठीक है। काउंटिंग करके देख सकते हो, ठीक है। तो इतना चीजें क्लियर है आप लोगों के, आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, क्षेत्रफल देख ली। इसके बाद जनसंख्या के अकॉर्डिंग बात कर लें। जनसंख्या के, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया कि विश्व की 17% जनसंख्या निवास करती है भारत में। कितने परसेंट, 17%। लेकिन जब हम बात करें इसकी विश्व में नंबर कौन सा है भारत का जनसंख्या के मामले में, तो इसको हम देख सकते हैं जो पहले नंबर पर है, सभी को पता है, चीन। पहला कौन हो गया, चाइना हो गया, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया, भारत, भारत, ठीक है। लेकिन बहुत अधिक समय नहीं लगने वाला जब भारत जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हाल ही में, अभी तुम्हें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है और मुझे बताना है कि अभी हाल ही में भारत के किस राज्य के द्वारा दो बच्चा नीति को लागू किया गया है, कौन सा राज्य, कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे, ठीक है। तो चीन हो गया, चीन के बाद भारत हो गया, भारत के बाद अमेरिका हो गया, अमेरिका के बाद नेक्स्ट आपका ब्राजील हो गया, सॉरी इंडोनेशिया हो गया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है। तो ये टॉप 4 कंट्री है किसमें, जनसंख्या के मामले में विश्व में, ठीक है। लेकिन बहुत अभी यूएनओ के अभी जनसंख्या रिपोर्ट की मैं बात करूं तो उसमें क्या बताएगा कि भारत 2030 तक, ठीक है, चाइना को पछाड़कर कहां पे पहुंचने वाला है जनसंख्या के मामले में, फर्स्ट रैंक हासिल करने वाला है, ठीक है। तो बड़े दुख की बात है भारत के साथ, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है भारत में, जनसंख्या को ही केवल बढ़ाया जा रहा है। बाकी अगर मैं बात करूं रिसोर्स संसाधनों की बात करूं, कौशल की बात करूं, तो वो सब चीजें नहीं है, ठीक है। तो जिन चीजों पे अगर रोक लग पाती है तो सही है, अन्यथा एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो मैंने इसलिए पूछा आपसे क्वेश्चन कि अभी बताना कि कौन से राज्य ने भारत में दो बच्चा नीति को लागू किया है, ठीक है। हो गया। तो हमने क्षेत्रफल को लेकर भी बात कर ली, जनसंख्या को लेकर भी बात कर ली। इसके बाद हम बात करते हैं अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा भारत के सामान्य परिचय में, वो कौन सा टॉपिक है, भारत के सामान्य परिचय में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, ठीक है। और यदि भूगोल के अंदर आप लोगों को किसी देश का लोकेशन जाननी है या अक्षांशीय देशांतर के विषय में पता है तो आप बहुत चीजों को बहुत जल्द तरीके से सीखने वाले हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ, क्या बोलेंगे,
एक्सपेंशन ऑफ लैटिट्यूडनल एवं लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो ये चीजें हमें देखनी है। तो पहले हम बात कर लें यहां पर छोटी सी चीजों से, अक्षांश रेखाएं। ठीक है, विस्तार की हम बात बाद में करेंगे। ठीक है, पहले हम बात कर लें कि व्हाट इज अक्षांश या लैटिट्यूड क्या होता है। ठीक है, तो पहले देख लें इसको कि अक्षांश क्या है, और इसके बाद एक चीज आएगी यहां पे, अक्षांशीय रेखा क्या है। तो ये चीजें पहले देख लें। ठीक है, अक्षांशीय रेखा क्या है और दूसरा क्या है, अक्षांश क्या है। ठीक है, हो गया। तो पहले जब बच्चों हम बात करें अपनी पृथ्वी की, तो पृथ्वी इस प्रकार से है, ये है, क्योंकि 23.5 अक्षांश अपने की तरफ पूरब की ओर झुकी हुई है। ठीक है, और आपको पता भी होगा कि इस पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाओं को खींचा गया है अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से। ठीक है, अब ये काल्पनिक रेखा कुछ इस प्रकार से खींची गई है, ठीक है, और कुछ को इस प्रकार से खींच दिया। ठीक है, कुछ ऐसे बना दी, ऐसे वर्टिकल, और कुछ कैसी बना दी, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये जो इस प्रकार की जो रेखाएं हैं, जो लेटी हुई रेखाएं हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो लेटी हुई रेखाएं हैं इस प्रकार से, ये जो रेखाएं हैं, ठीक है, इन रेखाओं को क्या बोला जाता है, अक्षांशीय रेखा या अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा। ठीक है, तो अक्षांश रेखा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। पृथ्वी पर जो लेटीट्यूड और लेटीट्यूड से ही बना है, लेटी हुई रेखा बना नहीं है, लॉजिक है एक। ठीक है, तो लेटी हुई रेखा ही क्या कहलाएंगी, लेटीट्यूड, और लेटीट्यूड को क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। तो पहले हम चीजों को समझ ले कि ये अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम देशांतर की बात करेंगे, क्योंकि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं अगर हमें पता है तो हम किसी देश की लोकेशन को बहुत सरल प्रकार से पता कर सकते हैं। ठीक है, चले। ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं क्या है, तो मैंने बता दिया, पृथ्वी पर लेटी हुई रेखाएं, लेकिन कैसे कैसे हैं, किस प्रकार से हैं, इनकी संख्या कितनी है, कितनी होंगी ये। ठीक है, तो ये चीजों को हम एक बार देख लें। ठीक है, तो बच्चों ये अगर मैं बात करूं, ये हो गया हमारी पृथ्वी हो गया ये। ठीक है, तो पृथ्वी की मैं बात करूंगा तो इसके बीचों बीच एक रेखा है, और जिसको बोला जाता है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ठीक है, अब भूमध्य रेखा को आधार मानकर, भूमध्य रेखा को बेस मानकर जितने भी कोण की रेखा खींची जाएगी वह क्या बोली जाएगी, उतनी ही अक्षांश रेखा बोली जाएगी। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, यहां पे हमने इसको आधार मान लिया। ठीक है, हो गया। तो यहां पे क्या थी, ये बताया मैंने, भूमध्य रेखा है। ठीक है, अब भूमध्य रेखा को ही आधार हमें मानना है, और आधार मानकर जितने भी उसके कोण की रेखा बनेगी वही क्या कहलाएगी, अक्षांश रेखा। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे इसको केंद्र माना, और केंद्र को मानकर हमने यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना दिया। ठीक है, कितने का, 30 डिग्री का। ठीक है, और इधर 30 डिग्री का इधर बना दिया हमने, 30 डिग्री का। और जब इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगी, 30 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, 30 डिग्री अक्षांश रेखा ऐसे साउथ में भी बन सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं, यहां से इसमें कितनी है, और इसके बाद जब हम यहां से साउदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो इसमें कितनी है, तो 90 यहां पे होंगी, 90, और 90 आपकी यहां पर हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल पृथ्वी पर जो अक्षांश रेखाएं हैं, टोटल पृथ्वी पर जो आपकी अक्षांश रेखाएं हैं वो कितनी हो जाएगी, 90 + 90 बराबर कितना हो गया, 180। कितनी होगी, 180। लेकिन बच्चों एक चीज देखो, मैंने बताया आपसे कि कोई लाइन खींचने के लिए
हमें 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है। तो यहां पे हमारे पास 2 पॉइंट थे, तो यहां पे एक पॉइंट ये है, तो दोनों को हमने मिला दी तो क्या हो गया, एक लाइन बन गई। लेकिन जैसे ही हम ऊपर की ओर चलते जाएंगे, उत्तर की ओर चलते जाएंगे, तो यहाँ पे जब हम पृथ्वी के एंड पॉइंट पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर एक लाइन नहीं बनेगी, बल्कि क्या बनेगा, एक बिंदु बनेगा, एक पॉइंट बनेगा। ठीक है, और जब एक पॉइंट हो तो एक पॉइंट से कभी भी हम रेखा को नहीं खींच सकते, 2 पॉइंट होने आवश्यक है, तभी कोई रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गया 180। और दूसरा क्या है, इसमें भूमध्य रेखा भी है, तो एक भूमध्य रेखा को ऐड कर लें, तो जब भूमध्य रेखा को हम ऐड कर लेंगे तो कितनी हो जाएगी, 181 हो जाएंगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है, तो हम कह सकते हैं कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो 181 नहीं है। कितनी है फिर, तो इसमें से 2 माइनस हमें करना पड़ेगा। एक ये वाला पॉइंट माइनस करना पड़ेगा, ये 90 डिग्री वाला, और दूसरा 90 वाला, ये पॉइंट माइनस करना पड़ेगा। तो जब इसमें से हम 2 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 179। 179, तो 179 क्या है, आपकी अक्षांश रेखाएं। ठीक है, और अक्षांश की मैं बात करूं तो अक्षांश कितने हैं, ये हो जाएंगे आपके 170, कितने हो जाएंगे, 181। ठीक है, तो हो गया। तो अक्षांश रेखाएं कितनी है, 179 है। तो मैंने बता दिया किस प्रकार से ये चीजें आई हैं। ठीक है, हो गया क्लियर। चले इसके साथ हम देख ले यहां पे कुछ मुख्य अक्षांश रेखाओं की बात कर ले। कुछ मुख्य अक्षांश रेखाएं क्या है, कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएं। कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएं, और कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाओं में जब बात करूं तो पहले यहां पे आपको दिखाई देगी विषुवतीय रेखा। विषुवतीय रेखा भी इसे बोल सकते हैं हम। दूसरा भूमध्य रेखा भी बोल सकते हैं, भूमध्य रेखा भी बोल सकते हैं, और इसको जीरो लाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, जीरो लाइन भी बोल सकते हैं। और बच्चों एक चीज की और बता दूं मैं आपको, इसी को महान व्रत, महान व्रत या ग्रेट सर्किल, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि महान व्रत या ग्रेट सर्किल, महान व्रत या ग्रेट सर्किल के नाम से किससे जाना जाता है, तो वो कौन सी है, आपकी भूमध्य रेखा। क्यों जाना जाता है, तो कारण के साथ पढ़ेंगे हम। ठीक है, मैंने विषुवत रेखा में कौन सी वाली लाइन को, ये जो लाइन में बता रहा हूं आपको, ये वाली लाइन। ठीक है, इसे क्या क्या बोल सकते हैं, विषुवत रेखा भी बोल सकते हैं, दूसरा भूमध्य रेखा भी बोल सकते हैं, और दूसरा क्या बोल सकते हैं, जीरो लाइन भी बोल सकते हैं, और साथ ही साथ क्या है, एक महान व्रत या इसको ग्रेट सर्किल के नाम से भी जान सकते हैं। क्यों जान सकते हैं ग्रेट सर्किल के नाम से, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये पृथ्वी को 2 भागों, 2 बराबर भागों में, 2 इक्वल पार्ट में विभाजित करने का कार्य कर रही है कि नहीं कर रही, बताओ। ठीक है, तो 2 बराबर भागों में बांट रही है, तो इसलिए इस रेखा को हम क्या बोल सकते हैं, महान व्रत या ग्रेट सर्किल के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर। तो पहला कार्य क्या है, विषुवतीय रेखा का हमने देखा कि पृथ्वी को नॉर्थ एंड साउथ 2 बराबर भागों में विभाजित कर रही है। पहला क्या है, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ लैटिट्यूड और दूसरा क्या है, साउथ लैटिट्यूड, 2 बराबर भागों में विभाजित कर रही है। ठीक है, दूसरा इसकी विशेषता की नेक्स्ट में बात करूं तो नेक्स्ट क्या है, इसको ग्रेट सर्किल बोला गया, मैंने बता दिया क्यों बोला गया। ठीक है, दूसरा इसके बाद इसकी अगर मैं बात करूं तो यहां पर इससे 13 देश, अपने आप में काम का क्वेश्चन है, यूपीपीसी 2019 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, इससे 13 देशों से होकर गुजरती है, ये 13 देशों से गुजरती है, 13 देशों से गुजरती है। ठीक है, कौन सी रेखा, विषुवतीय रेखा। ठीक है, तो एक बार मैं बता दूं कि विश्व के 13 देश कौन से हैं जिनसे होकर कौन सी रेखा गुजरती है, आपकी विषुवतीय रेखा। क्वेश्चन काम का है, फिर आने वाले एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, तो एक बार देख ले कि विश्व के 13 देश कौन से हैं, तो सबसे पहला ये गुजरेगी इक्वेडोर से होकर,
इक्वेडोर से होकर गुजरेगी और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इक्वेडोर की राजधानी क्या है। ठीक है। दूसरा कोलंबिया, कोलंबिया से होकर गुजरेगी ये। ठीक है। कोलंबिया के बाद नेक्स्ट ब्राजील से होकर जाएगी। ब्राजील के बाद ये तीनों देश किसके हैं? साउथ अमेरिका के हैं, ये दक्षिण अमेरिका के हैं ये। इसके बाद नेक्स्ट ये कहां से होकर जाएगी? गैबोन से होकर जाएगी, गैबोन। ठीक है। और ये अफ्रीका महाद्वीप का पहला देश है जहां से ये एंट्री करती है, गैबोन से जाएगी। गैबोन के बाद नेक्स्ट जाएगी कांगो से, कांगो से। और कांगो के बाद नेक्स्ट एंड कहां पे, कहां से पहुंचेगी ये? कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य। नेक्स्ट युगांडा, नेक्स्ट कहां? युगांडा। और युगांडा के बाद नेक्स्ट रवांडा, रवांडा के बाद केनिया, केनिया के बाद सोमालिया, सोमालिया। सोमालिया के बाद नेक्स्ट ये पहुंचेगी आपके एशिया महाद्वीप में, और एशिया महाद्वीप में कौन से देश को क्रॉस करेगी? मालदीव को, मालदीव। मालदीव के बाद इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया के बाद किसे क्रॉस करती है ये? एक देश पड़ेगा किरिबाती, किरिबाती। ठीक है। तो कितने देश हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 देशों से होकर जाएगी आपकी कौन सी रेखा? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। लेकिन बच्चों एक बहुत खास पॉइंट बताने वाला हूं मैं आप लोगों को, और खास पॉइंट क्या है? ये क्वेश्चन आएगा कि विषुवत रेखा कौन सी झील से होकर गुजरती है? विषुवत रेखा कौन सी झील से होकर गुजरती है? तो मैं बता दूं आपको, झील पड़ेगी कौन सी? विक्टोरिया झील। कौन सी झील है? विक्टोरिया, विक्टोरिया झील। और विक्टोरिया झील की जब मैं बात करूंगा तो इसके 3 किनारा देश हैं। 3 देश कौन कौन से हैं? तो पहले आपका युगांडा हो गया, युगांडा के बाद केनिया हो गया, और केनिया के बाद नेक्स्ट हो गया तंजानिया। क्या हो गया? तंजानिया। इन 3 देशों से 3 देश इसकी सीमा बनाते हैं, किसकी? विक्टोरिया झील की। और विक्टोरिया झील की एक और खास बात है, क्या खास बात है? कि ये इस झील से ही आपने नाम सुना होगा नील नदी का। नील नदी किसका वरदान है? मिस्र का वरदान। क्वेश्चन आएगा कि मिस्र का वरदान किसे बोला जाता है? तो नील नदी को बोला जाता है बच्चों। लेकिन जो नील नदी है उसकी सीमा कितने देश बनाते हैं? तो 3 देश, युगांडा, केनिया और तंजाना। और साथ ही साथ विक्टोरिया झील की यहां से खास बात क्या है? भूमध्य रेखा से कटने वाली झील है। कौन सी? विक्टोरिया झील। कहां पर पड़ेगी? तो ये आपकी पड़ेगी अफ्रीका महाद्वीप में। कहां पर पड़ेगी? अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है। तो हो गया ये क्लियर? 13 देशों में देख ली कौन से हैं जो कौन सी रेखा से कट रहे हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से जो कट रहे हैं। ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर रहे थे यहां पे बच्चों, ठीक है, किसकी बात कर रहे थे हम यहाँ पे? कुछ अक्षांशीय, मुख्य मुख्य अक्षांशीय रेखाओं की बात कर रहे थे। तो इसमें आपकी कर्क रेखा भी आएगी, कर्क रेखा भी आएगी। दूसरा आपकी मकर रेखा भी आएगी, मकर रेखा भी आएगी। इसके बाद 66.5 उत्तरी अक्षांश रेखा, 66.5 उत्तरी अक्षांश रेखा भी इसमें आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद दूसरा 66.5 दक्षिणी अक्षांश रेखा भी इसमें आ जाएगी, अक्षांश रेखा भी इसमें शामिल है। ठीक है। तो इसके बाद ये क्या है? कुछ खास खास रेखाएं हैं। लेकिन वो एक और चीज जान लें, यहां पे एक क्वेश्चन आता है आश्व अक्षांश, आश्व अक्षांश। क्वेश्चन आएगा कि आश्व अक्षांश के नाम से आश्व अक्षांश ठीक है।
अश्व अक्षांश किसे कहते हैं, तो ये स्पेशल टॉपिक है, मैं बताऊंगा इससे अश्व अक्षांश का मतलब क्या है। ठीक है, तो पहले कर्क रेखा, कर्क रेखा हो गया। ठीक है, तो इसके बाद मकर रेखा है। लेकिन बच्चों इन चीजों को समझने के लिए आपको अभी क्या होगा, मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कर्क रेखा क्या है, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, भारत के कौन कौन से देश को कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है, कौन सी नदियां हैं जो कर्क रेखा को काटती है। ठीक है, इसके बाद मकर रेखा क्या है, 66.5 उत्तरी अक्षांश रेखा क्या है, इसे किस नाम से जाना जाता है वो भी बताऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट 66.5 दक्षिणी अक्षांश रेखा क्या है, और दूसरा इसके साथ ही अश्व अक्षांश किसे कहा जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात डिस्कस करेंगे देशांतरीय विस्तार क्या, देशांतर क्या होते हैं, और इसके बाद दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है, तो चीजों को हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को बाय, टेक केयर, और जन्माष्टमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखें और मैक्सिमम संख्या में आप चीजों को ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करें। ठीक है बच्चों, बाय।